पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी। हाँ, देखिए मित्रों, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पिछले पार्ट में हमने कहां तक पढ़ लिया था। तो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पिछले पार्ट में हमने देखा था पृथ्वीराज के जो प्रारंभिक समस्याएं थी, आरंभिक समस्याएं और उनका निदान करना। उसके बाद में हमने देखा था भंडारकों के विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद में जो चंदेल शासक था महोबा का, परमादिदेव, उसको हराया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, उसके जो जगदेव प्रतिहार उसका था मंत्री, उसको हराया था नागौर के युद्ध में। उसके बाद में हमने पढ़ा था कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल और इस पृथ्वीराज के मध्य जो वैमनस्यता या द्वेषता पैदा हुई थी, सहयोगिता के बारे में पढ़ा था। तो कल पिछले पार्ट में हमने यहां तक पढ़ लिए थे, अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने इन सभी को अपना क्या बना लिया है, यहाँ पर चारों ओर अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु पाल लिए, क्योंकि पृथ्वीराज है, इसके चारों ओर क्या हो गई, एक शत्रु का आवरण हो गया। इधर गुजरात के भीमदेव है, वो इसके विरोधी हो गए। कन्नौज का जयचंद गढ़वाल विरोधी हो गया। उधर परमादिदेव था महोबा का, वो भी इसका क्या हो गया, अविरोधी। अर्थात चारों तरफ अपने विरोधी इसने पाल रखे थे। अब मित्रों आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी। तो देखिए मित्रों, पृथ्वीराज के समय ही कौन आता है, मोहम्मद गोरी आता है, जो गजनी का शासक था। और गजनी का शासक मोहम्मद गोरी है, वो अपने जो राज्य या साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ पर भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर ये साम्राज्य विस्तार के लिए जो आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, उस समय मुल्तान, तो जो भारत का हिस्सा था कोई समय में, तो मुल्तान पर इसने अधिकार कर लिया था। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में जो मोहम्मद गोरी है, ये 1178 ईस्वी में मित्रों जो गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड, उसके काल में गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आक्रमण कहा करता है मित्रों, गुजरात पर। और गुजरात का उस समय शासक था भीमदेव सेकंड। तो भीमदेव सेकंड ने मित्रों है इस समय मोहम्मद गोरी को है वहां से खदेड़ दिया था। मोहम्मद गोरी है वो हारकर गुजरात से वापस से लौट गया था, कहां पर, गजनी चला गया था। अब इसके पश्चात इसे लगा कि ऐसे तो भारत पर विजय पाना असंभव है, इसलिए मोहम्मद गोरी ने सोचा कि अब मुझे उत्तर पश्चिम वाला जो सीमांत क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सीमा वाला, उस उत्तर पश्चिमी सीमा वाले क्षेत्र से भारत में मुझे प्रवेश करना चाहिए। तो इसके बाद में मित्रों जो ये मोहम्मद गोरी है, ये 1181 ईस्वी में एक दुर्ग बनाता है, सियालकोट का दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनाता है, सियालकोट का दुर्ग बनाता है। 1181 में सियालकोट पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में सियालकोट का दुर्ग का निर्माण करवाता है। वहां से अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है धीरे धीरे। उसके बाद में मित्रों 1186 ईस्वी में ये मोहम्मद गोरी है वो वहां पर लाहौर पर अधिकार कर लेता है। और लाहौर पर अधिकार करके वहां का शासक था मलिक खुसरो। उस मलिक खुसरो को हराकर ये लाहौर, उसे है तबर हिंद कहते हैं, तो तबर हिंद पर अधिकार हो गया इसका। कभी 1191 ईस्वी में मित्रों इसका है तबर हिंद पर अधिकार हो जाता है। अब इसके बाद में कहते हैं कि मित्रों 1186 ईस्वी से लेकर 1186 ईस्वी से लेकर और 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज थर्ड के साथ है मोहम्मद गोरी की कई बार झड़प होती है। कई बार मोहम्मद गोरी की है झड़प होती है पृथ्वीराज थर्ड के साथ। और इन युद्धों में कहते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड ने है कई इन छोटे मोटे युद्धों में है इस मोहम्मद गोरी को इन युद्धों में हराया भी था। हाँ, और हाँ, इसके बाद की बात की जाए मित्रों, हाँ, पृथ्वीराज थर्ड की, और पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी को कुछ ग्रंथों के अनुसार कई बार पराजित भी किया था। जैसे आपने एक ग्रंथ पढ़ा देखा होगा, लिखा होगा, जैसे हमीर महाकाव्य ग्रंथ पढ़ा होगा आपने। हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा था, हाँ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ। तो मित्रों हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा था, नयनचंद्र सूरी ने। तो नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित जो हमीर महाकाव्य ग्रंथ है, उस हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार भी इस पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी को है मित्रों 7 बार हराया था। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को है 7 बार है युद्धों में हराया था। इसके अलावा एक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार है मित्रों 8 बार इसे युद्ध में हराया था। इसके अलावा देखो मित्रों एक आता है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था, चंद्रबरदय ने। और चंद्रबरदय ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार
ये पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कुल 21 युद्धों में हराया था। कितने युद्धों में? कुल 21 युद्धों में हराया था। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कुल कितने युद्धों में हराया था? 21 बार इनकी झड़प हुई थी, 21 बार है इनको हराया था। किसने? पृथ्वीराज ने। किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार कितने बार हराया था मित्रों? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार टोटल 21 बार इन्हें मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके अलावा एक ग्रंथ आता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा था? मेरुतंग ने। तो प्रबंध चिंतामणि में मित्रों मेरुतंग ने लिखा है कि इस पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कुल है 23 बार हराया था। कितनी बार हराया था? 23 बार। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने 23 बार हराया था। इसके अलावा प्रबंध कोश ग्रंथ है जो राजशेखर ने लिखा था, उस प्रबंध कोश ग्रंथ के अनुसार भी है 20 दिन में है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अब आपको भी पता है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मुख्य कितने युद्ध हुए थे? तो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मित्रों मुख्यतः कितने युद्ध हुए थे? मुख्य 2 युद्ध हुए थे, और वो 2 युद्ध थे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और मित्रों जो तराइन है, ये तराइन आपके कहां पर पड़ता है? तराइन है वो हरियाणा के करनाल में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए मित्रों पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बारे में मुख्यतः जो पूछा जाता है वो 2 युद्ध आते हैं। एक तो आता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1191 में तबर हिंद पर अधिकार किया था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य मित्रों? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन जो हरियाणा में पड़ता है मित्रों, और तराइन के 2 युद्ध हुए थे और लगभग सभी को पता है, आप इतने तो पढ़ा होगा कि तराइन के प्रथम युद्ध में है पृथ्वीराज की विजय हुई थी, और तराइन के द्वितीय युद्ध में, हाँ तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अब चर्चा करते देखिए तराइन के प्रथम युद्ध की। तराइन जो हरियाणा में पड़ता है, इस युद्ध में मित्रों देखो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज साथ कौन था? दिल्ली का गवर्नर कौन था? गोविंद राय। कौन था? दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय था। पृथ्वीराज के साथ है इस युद्ध में कौन था मित्रों? दिल्ली का गवर्नर कौन था? गोविंद राय, जो पृथ्वीराज का साथ दे रहा था। जब मित्रों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, तो इस समय कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, कौन था? मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय पर है अपने भाले से वार किया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने, दिल्ली के गवर्नर कौन थे? गोविंद राय। दिल्ली के गवर्नर थे गोविंद राय, जो पृथ्वीराज के साथ लड़ रहे थे, और इन पर है मित्रों मोहम्मद गोरी ने अपने भाले से वार किया, और भाले से वार किया तो गोविंद राय के 2 दांत टूट गए। हाँ, अब आपको पता है युद्ध में किसी के दांत टूट जाते हैं युद्ध में तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो यहां पर जब गोविंद राय पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, तो इसके 2 दांत टूट गए थे, इसलिए ये गोविंद राय गुस्सा हो गया, और गोविंद राय है अपनी बर्छी निकालकर है इस मोहम्मद गोरी पर है अटैक करता है। तो अपनी बर्छी निकालकर ये गोविंद राय है मित्रों मोहम्मद गोरी पर है आक्रमण करता है, अटैक करता है, और मोहम्मद गोरी को अपनी बर्छी से क्या कर देता है? घायल कर देता है। तो मोहम्मद गोरी को मित्रों ये गोविंद राय है ये अपनी बर्छी से क्या कर देता है मित्रों? यहां पर घायल कर देता है, और घायल मोहम्मद गोरी है वो युद्ध स्थल से छोड़कर कहां भाग जाता है? गजनी की तरफ भाग जाता है। तो मित्रों ये गोविंद राय है, इस गोविंद राय ने अपनी बर्छी से गोरी को घायल कर दिया। गोरी को घायल कर दिया, और गोरी कहां भाग गया मित्रों? गोरी है मित्रों गजनी भाग गया। कहां पर भाग गया? गोरी है गजनी भाग गया। गजनी अफगानिस्तान है, वहां पर भाग गया। अब मित्रों यहां पर जो तबर हिंद पर किसका अधिकार था? तबर हिंद पर है वो गोरी का अधिकार था। और यहां पर मित्रों इस तबर हिंद वाले क्षेत्र पर, जो तबर हिंद पंजाब में पड़ता है, इस तबर हिंद पर मित्रों गोरी का एक काजी था जियाउद्दीन। मोहम्मद गोरी का काजी साथ था उसके जियाउद्दीन। इस जियाउद्दीन को है मित्रों इस जियाउद्दीन को है पृथ्वीराज ने क्या बना लिया मित्रों? बंदी बना लिया। तो मोहम्मद गोरी के काजी थे जियाउद्दीन। कौन थे? जियाउद्दीन। इस जियाउद्दीन को यहां पर क्या बना लिया मित्रों? बंदी बना लिया। पृथ्वीराज ने
यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जो काजी साथ आया था जियाउद्दीन, इस जियाउद्दीन को तबर हिंद पर क्या बना लिया मित्रों, बंदी बना लिया। क्या बना लिया, बंदी। इसके पश्चात कहते हैं कि इस जियाउद्दीन को है भारी है रकम के बदले है या भारी हर्जाना के बदले छोड़ा गया, भारी हर्जाना देकर छुड़वाया। तो मोहम्मद गोरी ने है इस जियाउद्दीन को छुटवाने के लिए है भारी है भरकम राशि है वो किसको दी थी, हाँ ये भारी भरकम राशि मित्रों पृथ्वीराज को दी थी, तब है इस जियाउद्दीन को छुटवाया था। तो मित्रों ये होता है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य है, हाँ प्रथम युद्ध होता है तराइन का 1191 ईस्वी में। युद्ध का परिणाम क्या रहा, पृथ्वीराज क्या रहता है इसमें, विजय। युद्ध का परिणाम क्या रहा इसमें, पृथ्वीराज की विजय, पृथ्वीराज विजय हुआ। युद्ध का परिणाम क्या रहा मित्रों, पृथ्वीराज विजय रहा। तो एक बार वापस देख लीजिए, पृथ्वीराज के साथ दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय था इस समय, हाँ। और यहां पर मित्रों गोविंद राय पर है मोहम्मद गोरी ने जब भाले से वार किया तो गोविंद राय के है दांत टूट जाते हैं और बदले में गोविंद राय ने अपने बर्छी से जब गोरी को घायल कर दिया, गोरी को घायल कर दिया तो मोहम्मद गोरी है गजनी भाग जाता है। इसके पश्चात जो तब्बर हिंद वाला क्षेत्र है इस पर है मोहम्मद गोरी के काजी जियाउद्दीन को यहाँ पर बंदी बना दिया गया और इस जियाउद्दीन को छुड़वाने के लिए गोरी को है भारी भरकम राशि पृथ्वीराज को देनी पड़ी थी। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी है वो हार कर कहां भाग जाता है मित्रों, गजनी भाग जाता है और उसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में वापस आ जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है मित्रों, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में आ जाता है। किसके साथ लड़ने के लिए, पृथ्वीराज के साथ लड़ने के लिए। अब मित्रों जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है इस तराइन के द्वितीय युद्ध में यहां पर है इस पृथ्वीराज ने एक गलती कर दी, यानी 1 साल का गैप मिल गया था और इस 1 वर्ष के गैप में जो मोहम्मद गोरी है वो गजनी जाकर अपनी सेना है वो एकत्रित कर लेता है। जबकि इस पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में भागते हुए मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया, भागते हुए मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा न करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया, अर्थात उसे है तैयारियों का मौका दे दिया और यहाँ पर गजनी यहाँ से है सुरक्षित, मोहम्मद गोरी है वो गजनी सुरक्षित निकल जाता है। और 1 वर्ष के अंतराल में है मित्रों ये जो मोहम्मद गोरी है ये मोहम्मद गोरी है अपनी सेना को एकत्रित कर लेता है और लगभग मोहम्मद गोरी के पास मित्रों कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले गोरी के पास 1,20,000 सैनिक हो गए थे। कितने हो गए थे, 1,20,000 सैनिक। तो गोरी ने गजनी जाकर 1,20,000 सैनिकों को है यहाँ पर है एकत्रित कर लिया था। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज था ये पृथ्वीराज है मित्रों तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद, तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होने के पश्चात है विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है, अपने राजकार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता है। और राजपूतों की यही सबसे बड़ी कमी है कि एक बार किसी युद्ध को जीत लेते हैं तो आगे परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उसी युद्ध की जीत की खुशी में डूब जाते हैं, आगे के परिणाम नहीं सोचते हैं कि शत्रु वापस अटैक करेगा या नहीं करेगा। और इसी का जो है भुगतान है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में है पृथ्वीराज को भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रथम युद्ध में इस गोरी को है यहाँ से ऐसे जन्म दिया, हारती हुई इस भागती हुई गोरी की सेना पर अटैक करता, आक्रमण करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता, दूसरा युद्ध होने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन पृथ्वीराज ने यहाँ पर इसको है मौका दे दिया वापस मैदान में आने का और यहाँ पर द्वितीय युद्ध में है मोहम्मद गोरी यहाँ पर 1,20,000 सैनिक लेकर वापस आ जाता है। हाँ यहीं पर है मित्रों जो पृथ्वीराज था ये अपने विलासी प्रवृत्ति में लगा हुआ था, राजकार्य में भाग नहीं ले रहा था। इसके अलावा इसके जो सैनिक है वो भी इतर बितर हो गए थे, पूरी इसके साथ सेना भी नहीं थी। अब यहाँ पर जो तराइन का द्वितीय होता है इसका परिणाम क्या रहा था, परिणाम रहा गोरी विजय। कौन हुआ, मोहम्मद गोरी विजय। अब मित्रों मोहम्मद गोरी विजय होने के पीछे कारण भी ये था, एक कारण यह भी था कि मोहम्मद गोरी ने मित्रों जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इस तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले पृथ्वीराज को है वो संधि के तहत उलझाए रखा। अर्थात एक विद्वान आता है मित्रों, आपने नाम सुना होगा फरिश्ता, फरिश्ता एक विद्वान आता है, हाँ उस एक विद्वान आता है फरिश्ता, एक आता है आपने ताजुल मासिर लिखा था हसन निजामी ने,
हसन निजामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था मित्रों? ताज उल मासिर। तो ताज उल मासिर ग्रंथ लिखा था हसन निजामी। और मित्रों हसन निजामी ने इस ताज उल मासिर ग्रंथ में लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले, तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पत्र भी लिखा था और पत्र में लिखा था कि आप इस्लाम धर्म है वो स्वीकार कर लो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। आप है इस्लाम धर्म स्वीकार करके मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। और इसके प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज ने लिखा कि गोरी आप है वापस है वो गजनी लौट जाओ, आप है वापस गजनी लौट जाओ, अन्यथा हमारी, आप वापस गजनी लौट जाओ, अन्यथा हमारी है जो भेंट होगी वो युद्ध स्थल पर हमारी भेंट होगी। इसके अलावा कहते हैं कि इस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के साथ संधि की बातें भी चलाई, पृथ्वीराज के साथ संधि की बातें चलाई। तो एक तरफ से तो मित्रों जो मोहम्मद गोरी है वो संधि की बातें कर रहा था और दूसरी तरफ, एक तरफ तो मोहम्मद गोरी संधि की बातें कर रहा था और दूसरी तरफ है ये मोहम्मद गोरी अपनी सेना का गठन कर रहा था। तो पृथ्वीराज तो इस बात में उलझा हुआ था कि मोहम्मद गोरी अटैक करेगा या संधि करेगा। तो क्योंकि ये पृथ्वीराज के साथ संधि की भी बातें कर रहा था साथ साथ में, और पीछे से सीक्रेट रूप से अपनी सेना का भी गठन इसने कर रखा था, और पृथ्वीराज को यह पता नहीं था कि मोहम्मद गोरी इतनी सेना इकट्ठी करके मेरे साथ है तराइन के द्वितीय युद्ध में उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों तराइन के द्वितीय युद्ध में है पृथ्वीराज है कि ये हार के कई कारण हो जाते हैं। कारण मैंने बता दिया, एक तो पृथ्वीराज ने इसकी तराइन के प्रथम युद्ध में भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। इसके अलावा पृथ्वीराज है तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात कोई भी द्वितीय युद्ध से जो 1 वर्ष का समय मिला था उसमें कोई भी तैयारियां नहीं की थी, राजकार्यों में भी भाग नहीं लेता था। इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को है पत्र व्यवहार के जरिए भी उलझाए रखा था, पत्र व्यवहार के जरिए भी उलझाए रखा था। इसका उल्लेख ताज उल मासिर ग्रंथ में हसन निजामी में किया है। ठीक है, अर्थात गोरी ने इनको मीठी मीठी बातों में यहाँ पर उलझाए रखा और तराइन के द्वितीय युद्ध में अचानक है ये 1192 ईस्वी में अचानक आक्रमण कर देता है और इस अचानक आक्रमण में मित्रों पृथ्वीराज की क्या हो जाती है मित्रों, यहाँ पर पराजय हो जाती है। अब मित्रों यहाँ पर पृथ्वीराज की पराजय हो गई। अब पराजय होने के पश्चात है वो क्या क्या परिणाम रहे, पराजय होने के पश्चात के परिणाम, अर्थात मोहम्मद गोरी ने पराजित पृथ्वीराज के साथ है वो कौन सा है किस प्रकार का है व्यवहार किया। तो किस प्रकार का व्यवहार किया, उस यानी उसको मरवाया गया, उसको कैद किया गया या क्या क्या है, जो जो वर्णन मिलता है उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बार इतना रिपीट करके इसको वापस आपको लिखना है या आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य आपको ज्यादा ध्यान में रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज विजय, दूसरे में कौन हुआ था, गोरी विजय। पहले युद्ध में इसके साथ दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय था पृथ्वीराज के साथ, जिसने मोहम्मद गोरी को बर्छी से घायल कर दिया था और मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया था और उसके मोहम्मद गोरी के जियाउद्दीन जो काजी था उसको बंदी बना लिया और तबर हिंद पर उसको बंदी बनाया गया। उसके बाद में भारी हर्जाने के बदले उसे छोड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी 1,20,000 सेना लेकर वापस यहाँ पर आ जाता है मित्रों। हाँ, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1,20,000 सेना लेकर वापस आ जाता है और पृथ्वीराज है युद्ध की तैयारियां नहीं करता है और इसका परिणाम इसे भुगतना पड़ता है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय कौन होता है मित्रों, यहाँ पर है मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। अब मित्रों अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के साथ है कैसा व्यवहार किया, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे। चलिए बिल्कुल तराइन के युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे आगे। पहले हम उन ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। भाई पृथ्वीराज को यहाँ पर है इस तराइन के द्वितीय युद्ध में सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज है, इस पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में मित्रों सिरसा पर हरियाणा में सिरसा नामक स्थान पर है, वहां पर पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को गोरी ने
सिरसा कहां पड़ता है? हरियाणा में। सिरसा के पास कैद कर लिया। हाँ, अब देखो मित्रों, अलग अलग इतिहासकार क्या क्या मत करते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर दी थी, कई कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी थी, कई कहते हैं कि इस गौरी ने पृथ्वीराज को अजमेर का आश्रित शासक बनाया था इस युद्ध के पश्चात। तो मैं आपको अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार मित्रों बता देता हूं। सबसे पहले मैं ग्रंथ लेता हूं पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रबर्दई ने। किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबर्दई ने लिखा था। और चंद्रबर्दई आपको पता है पृथ्वीराज का मित्र था, पृथ्वीराज का मित्र था, तो ये पृथ्वीराज की महानताओं का बिल्कुल उल्लेख करेगा। अब मित्रों, चंद्रबर्दई है इस युद्ध के पश्चात की घटना के बारे में क्या बताता है? हाँ सैनी जी, गलत बात है, क्या हो गया? हाँ, तो चंद्रबर्दई है ये क्या बताता है देखो। तो चंद्रबर्दई कहता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को इस युद्ध के पश्चात है सिरसा के पास से कैद कर लिया, और सिरसा के पास कैद करके कहां ले गया? गजनी ले गया। कहां पर ले गया पृथ्वीराज को? पृथ्वीराज को कहां पर ले गया गौरी? गजनी ले जाएगा। कहां पर? गजनी। पृथ्वीराज को गौरी गजनी ले गया। अब वहां पर गजनी ले जाकर है पृथ्वीराज को है वहां पर मित्रों है इस पृथ्वीराज की गौरी ने आंखें फुड़वा दी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूं मैं। चंद्रबर्दई कहता है कि गौरी है मित्रों यहां पर है पृथ्वीराज को गजनी ले जाता है, गजनी ले जाता है और वहां पर उसकी आंखें फुड़वा देता है। गजनी की गजनी ले जाकर इसे अंधा करवा दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि एक बार गजनी अफगानिस्तान में, कहां पर है? अफगानिस्तान में। और एक बार कहते हैं कि जो गौरी है ये गौरी अपने दरबार में बैठा था, और उस समय इस पृथ्वीराज के साथ इसका मित्र भी था। कौन? चंद्रबर्दई। चंद्रबर्दई है वो उस समय इस गौरी को कहता है कि ये पृथ्वीराज है वो शब्द वेदी बाण चलाने में है वो निपुण है। ये शब्द वेदी बाण अर्थात ये अंधा होकर भी शब्द वेदी बाण शब्द को सुनकर है वो बाण चला सकता है। तो आप है इसकी शब्द वेदी बाण चलाने की जो कला है उस कला को एक बार देखिए, इस कला को परखिए। आप जहां पर कहोगे वहां पर निशाना लगा देगा। तो यहां पर गौरी अपने दरबार में बैठा रहता है और इस चंद्रबर्दई से कहता है कि ठीक है आप अपने मित्र से कहो कि इतना ये शब्द वेदी बाण चलाता है तो मुझे भी इसकी कला को दिखाइए। अब यहां पर मित्रों पृथ्वीराज है का जो मित्र था चंद्रबर्दई जब गौरी को ऐसी बात बताता है तो पृथ्वीराज अपने मित्र को, भाई अंधा तो था लेकिन मित्र की आवाज तो जानता ही था। अब यहां पर मित्रों ये गौरी अपने दरबार में बैठा हुआ था और इसी समय कहते हैं कि इस चंद्रबर्दई ने इस पृथ्वीराज रासो को कुछ पंक्तियां कही थी। क्या पंक्तियां कही थी? आपने सुना होगा मित्रों। कौन सी पंक्तियां थी वो? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। देखो 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। चंद्रबर्दई ने अपने मित्र पृथ्वीराज से उस समय क्या कहा? यानी चंद्रबर्दई ने अपने मित्र पृथ्वीराज को हाथ में धनुष और बाण समाई, उसका धनुष हाथ में दिया और एक कथन कहा। क्या कहा? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। अर्थात इस काव्य के इस लाइन के माध्यम से इस चंद्रबर्दई ने पृथ्वीराज को यह इशारा इंगित कर दिया कि जो सुल्तान बैठा है वो इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूरी पर और इतनी ऊंचाई पर ये सुल्तान बैठा है। मत चूको चौहान अर्थात चौहान अब आप मत चूको। और यहां पर कहते हैं कि इस चंद्रबर्दई के कहने पर पृथ्वीराज है अंधा होने के बावजूद अपना शब्द वेदी बाण चलाता है, अपना शब्द वेदी बाण चलाता है। और जहां पर वो गजनी का शासक मोहम्मद गौरी बैठा था और उसकी छाती के आर पार है ये तीर है निकाल देता है और वहां पर गौरी की क्या हो जाती
जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात कहते हैं कि चंद्रबरदई और पृथ्वीराज दोनों मित्रों ने आपस में ही, चंद्रबरदई और पृथ्वीराज दोनों मित्र थे, इन्होंने आपस में ही तलवार घोंपकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब देखो मित्रों, यहां पर आपके मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई चंद्रबरदई तो ये ग्रंथ लिखता है, चंद्रबरदई तो ये ग्रंथ लिखता है और बल्कि इसकी तो मृत्यु भी हो गई, तो इसने ये ग्रंथ कैसे लिख दिया। तो ध्यान रखना मित्रों, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, चंद्रबरदई के बाद में उसका पुत्र था मित्रों कौन, जिल्लण। कौन था, चंद्रबरदई का पुत्र था जिल्लण। इस जिल्लण ने इस ग्रंथ को पूरा किया था, अर्थात आगे की जितने भी घटनाएं हैं उन आगे की घटनाओं को कौन लिखेगा, तो इस ग्रंथ की आगे की घटनाएं चंद्रबरदई का पुत्र था जिल्लण, उस जिल्लण ने आगे की घटनाएं इसमें लिखी है। ठीक है, हाँ। तो मित्रों, मैं पृथ्वीराज रासो की आपको बात बता चुका हूं कि पृथ्वीराज रासो के बाद में इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, इस युद्ध के बारे में क्या हुआ युद्ध के बाद की बात। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने इस पृथ्वीराज को गजनी ले गया और गजनी ले जाकर उसके शबद वेदी बाण की है वो कला देखना चाहा। तो यहां पर इस चंद्रबरदई ने ये लाइनें बोली, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। तो ऐसी लाइनें बोलते ही पृथ्वीराज ने अपने धनुष से है जो तीर निकाला और तीर है वो है उस सुल्तान के आर पार निकल गया और गोरी की वहां पर क्या हो गई, मृत्यु। इसके पश्चात पृथ्वीराज और चंद्रबरदई ने तलवार घोंपकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बताया पृथ्वीराज रासो के अनुसार, मैं अलग अलग ग्रंथों की सोर्सों के अनुसार बताता हूं मित्रों आपको। हाँ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा था, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था मित्रों, नयन चंद्र सूर्य ने। किसने लिखा था, हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा मित्रों, नयन चंद्र सूर्य ने। इस हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध के बाद में गजनी के शासक गोरी ने पृथ्वीराज के साथ क्या किया। तो हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूर्य लिखता है कि इस युद्ध के पश्चात गोरी ने इस पृथ्वीराज को कैद किया और कैद करके पृथ्वीराज को मरवा दिया गया, कैद करके पृथ्वीराज को मरवा दिया गया। तो गोरी ने पृथ्वीराज को कैद करके मरवा दिया। किस ग्रंथ के अनुसार बताया मैंने आपको, हमीर महाकाव्य की, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार मैंने बताया है। ये ध्यान रखना, इसका समर्थन है जो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल भी यही कहता है कि जो गोरी है, इस गोरी ने इस पृथ्वीराज को कैद किया और कैद करके इसे मरवा दिया। ठीक है, एक ग्रंथ आता है मित्रों पृथ्वीराज प्रबंध, एक आता है मित्रों ताज उल मस्सिर। मित्रों जो पृथ्वीराज प्रबंध है, इस पृथ्वीराज प्रबंध में किस बात का वर्णन है मित्रों, पृथ्वीराज प्रबंध में इस बात का वर्णन किया गया है कि गजनी का जो शासक था ना, कौन, मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी है मित्रों, इस पृथ्वीराज को इस युद्ध के पश्चात गजनी नहीं ले गया था। गजनी न ले जाकर कहां पर आया, अजमेर। कहां पर लाया, अजमेर में। अजमेर में कहते हैं कि इस पृथ्वीराज को अपना दास बनाया, अजमेर लाया। अर्थात युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी इसे कहां पर लाया, अजमेर लाया पृथ्वीराज को और अपना दास बना लिया। और दास बनाकर अपने दरबार में दास बनाकर उसे बंदी बनाकर रखता था और उसके सामने खुद दरबार में ऊंचे स्थान पर बैठता था। अब मित्रों जब ये पृथ्वीराज है उसके सामने दास, उसी के राज्य में दास बनकर रहता है और उसके दरबार में रहता है, मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाकर उसको वहां पर रख दिया था। ठीक है, हाँ। तो इसके पश्चात देखिए मित्रों, हाँ, यहां पर क्या होता है कि पृथ्वीराज है अपने आप को क्या समझता है, अपमानित समझता है। पृथ्वीराज अपने आप को अपमानित समझता है, भाई कि मेरे ही राज्य में मुझे दास बनाकर रखा जा रहा है और अपने आप को क्या है, मोहम्मद गोरी शासक मानता है। तो पृथ्वीराज ने एक बार अपने जो उसका विश्वास पात्र एक सामंत था प्रताप सिंह, उस प्रताप सिंह को बुलाया, वहां पर प्रताप सिंह को बुलाया और प्रताप सिंह से कहा कि आप मेरा जो धनुष और तीर है वो मुझे लाकर दीजिए, मैं इस मोहम्मद गोरी का है वध करूंगा। तो मित्रों जो इस प्रताप सिंह है इसका विश्वास पात्र सामंत था, इस प्रताप सिंह ने मोहम्मद गोरी को जाकर बता दिया कि पृथ्वीराज है वो आपको मारना चाहता है, वो आपको
मारना चाहता है और उसको उसने मुझसे क्या मंगाए हैं धनुष और जो भी बाण है वो मुझसे मंगाए हैं। तो उसके बाद में है वो प्रताप सिंह उसे धनुष और बाण भी ले जाकर देता है, धनुष और बाण भी ले जाकर देता है। लेकिन उसने पहले ही किसे बता दिया, मोहम्मद गोरी को ये सब बातें बता दी। जब मोहम्मद गोरी को ये सब बातें बता दी तो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को क्या किया, उसके साथ एक गड्ढा खुदवाया और एक गड्ढा खुदवाकर पृथ्वीराज के ऊपर है वो ऊपर से पत्थर डलवा दिए। उस गड्ढे में है पृथ्वीराज के ऊपर पत्थर डलवा दिए और पृथ्वीराज की क्या हो गई, मृत्यु। तो इस बात का उल्लेख मित्रों पृथ्वीराज प्रबंध में मिलता है। पृथ्वीराज प्रबंध में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गोरी ने क्या किया कि गोरी ने उसे अपना दास बना लिया, अजमेर में दास बना लिया। और पृथ्वीराज ने जब गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तो गोरी ने उसे क्या करवा दिया, मरवा दिया। क्लियर। अब देखो मित्रों ताजुल मस्जिद ग्रंथ में लिखा है हसन निजामी ने क्या लिखा है, इस हसन निजामी ने लिखा है कि पृथ्वीराज को कहां पर कैद किया गया था, अजमेर में। क्या किया था, अजमेर में कैद किया गया, अजमेर में कैद किया गया और मोहम्मद गोरी ने उसे अजमेर में कैद करके उसे क्या करवा दिया, मरवा दिया। मोहम्मद गोरी ने उसे मरवा दिया। अर्थात इन दोनों ग्रंथों में पृथ्वीराज प्रबंध और जो ताजुल मस्जिद है उनमें इस बात का वर्णन मिलता है कि गोरी ने इसे गजनी न ले जाकर कहां पर है, अजमेर में क्या बनाया, अपना दास बनाया और दास बनाने के बाद में अजमेर में इसकी क्या कर दी, हत्या करवा दी। अब मित्रों जो पृथ्वीराज प्रबंध और ताजुल मस्जिद इन दोनों के आधार पर, इन दोनों ग्रंथों के आधार पर एक आता है गोपीनाथ शर्मा। कौन आता है, गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा क्या कंक्लूजन निकालता है, इन दोनों ग्रंथों के आधार पर गोपीनाथ शर्मा है वो क्या निष्कर्ष निकालता है। पृथ्वीराज प्रबंध और हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मस्जिद के अनुसार गोपीनाथ शर्मा ये निष्कर्ष निकालता है कि हो सकता है कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने यहां पर आश्रित शासक बनाया होगा। क्या बनाया होगा, आश्रित शासक अर्थात अपने नीचे है वो अजमेर का क्या बनाया होगा, आश्रित शासक बनाया होगा। किसे, पृथ्वीराज को। लेकिन जब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा या मोहम्मद गोरी को ही मारना चाहा तो मोहम्मद गोरी ने किसे मरवा दिया मित्रों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को मरवा दिया। अब मित्रों इसके पीछे और भी निष्कर्ष निकालता है गोपीनाथ शर्मा, आगे भी कहता है कि हाँ मोहम्मद गोरी ने इसे अजमेर का युद्ध हारने के पश्चात अजमेर का क्या बनाया था, आश्रित शासक बनाया था। और इसका विवरण क्या लिखता है आगे ये गोपीनाथ शर्मा मित्रों एक सिक्के का उदाहरण देता है। किसका देता है, एक सिक्के का उदाहरण देता है। किसका उदाहरण देता है, एक सिक्के का। ये कहता है कि उस सिक्के के एक तरफ तो क्या लिखा था, पृथ्वीराज। सिक्के के एक तरफ तो क्या लिखा था, पृथ्वीराज, और उस सिक्के के दूसरी तरफ लिखा था मोहम्मद शाम। क्या लिखा था, मोहम्मद शाम। अर्थात कहते हैं कि तराइन के युद्धों के पश्चात यहाँ पर जो सिक्का चलता था अजमेर में उस पर एक तरफ तो क्या था, पृथ्वीराज, एक तरफ क्या लिखा था, मोहम्मद शाम। अर्थात इस कथन से आशय यह है कि तराइन के युद्ध के बाद जो सिक्के चल रहे थे उन पर पृथ्वीराज का नाम था। इसका मतलब है पृथ्वीराज यहाँ पर क्या रहा था, आश्रित शासक रहा था। क्या रहा था यहाँ पर, आश्रित शासक यहाँ का रहा था। हाँ तो ज्यादा सैनी जी ये मत नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इतने मत नहीं पूछे जाएंगे किसके अनुसार पृथ्वीराज के साथ क्या किया। मैं तो आपको युद्ध के पश्चात इतिहासकारों की बातें बता रहा हूं, बाकी आपसे ये कोई नहीं पूछेगा इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ। युद्ध के परिणामों तक ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो मित्रों ये सिक्के का मैंने उदाहरण बताया, इसके अलावा आश्रित कैसे होते हैं, आश्रित का मतलब अपने दास के रूप में। मोहम्मद गोरी ने स्वयं तो अजमेर का शासक बन गया कहते हैं मोहम्मद गोरी, और अपने दास के रूप में किसे रखा, इस पृथ्वीराज को रखा, ठीक है। इसके पश्चात देखो मित्रों गोपीनाथ शर्मा आगे ये भी कहता है कि मोहम्मद गोरी ने इस पृथ्वीराज का पुत्र कौन था मित्रों, गोविंदराज। कौन था, गोविंदराज। इस गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज का पुत्र कौन था, गोविंदराज। गोविंदराज को क्या है यहाँ पर शासक बनाया था, ठीक है मित्रों। तो इन बातों से यही पता चलता है कि मित्रों कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु है वो किस प्रकार हुई थी, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ठीक है मित्रों। तो ये मैंने आपको बताया कुछ इतिहासकारों के मत, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। सीधी बात यही है, देखो मित्रों
पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो गजनी ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई, गजनी ले जाकर पृथ्वीराज ने किसकी हत्या कर दी थी? शबद बेदीवान के द्वारा, शबद बेदीवान के द्वारा इस गौरी की हत्या कर दी। फिर पृथ्वीराज और चंद्रबदे ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, हाँ, बस आपको ज्यादातर यहाँ पर याद रखना है। बाकी इतिहासकारों के अनुसार, हमीर माकाव के अनुसार इनको कैद करके मरवा दिया गया। पृथ्वीराज प्रबंध, ताजुल मस्जिद और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजमेर में इन्हें दास बनाकर रखा गया और अजमेर में इनकी क्या करवा दी? बाद में हत्या करवा दी। ठीक है, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे मित्रों। अब देखो मित्रों, मोहम्मद गौरी ने शासक किसे बना दिया था अंत में? पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? गोविंदराज। मित्रों, पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? गोविंदराज। गोविंदराज को क्या बनाया मित्रों? शासक। अजमेर का शासक कौन बना? पृथ्वीराज का पुत्र कौन था मित्रों? हाँ, गोविंदराज ये शासक बनता है। अब इसके पश्चात कहते हैं मित्रों, पृथ्वीराज का भाई था। कौन था पृथ्वीराज का भाई? हरिराज। कौन था? पृथ्वीराज का भाई कौन था? हरिराज। इस हरिराज ने मित्रों गोविंदराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पृथ्वीराज के भाई कौन थे? हरिराज। हरिराज ने गोविंदराज को पराजित कर दिया और ये गोविंदराज कहां चला गया मित्रों? रणथंभौर। कहां चला गया? रणथंभौर। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर का चौहान वंश, जिसके बारे में हम आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जो हरिराज है, इस हरिराज को भी बाद में जो मोहम्मद गौरी का दास सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस हरिराज को भी यहाँ पर हरा देता है। इसी के साथ, हरिराज के हारने के साथ ही अजमेर के जो चौहान वंश है, इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है मित्रों? समाप्ति हो जाती है। इसके पश्चात हम कहाँ चलेंगे मित्रों? रणथंभौर के चौहान कल पढ़ेंगे। लेकिन मित्रों इसके पश्चात हम पढ़ते हैं यहाँ पर तराइन के युद्ध का परिणाम। तराइन युद्धों का परिणाम या तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम। आप बोल सकते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात है क्या परिणाम रहा? तो आपको पता है यहाँ पर पृथ्वीराज के हारने के साथ ही भारत में हिंदू सत्ता का अंत होना शुरू हो जाता है और उसके पश्चात में क्या पर है? भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हुई थी मित्रों? स्थापना। तो पृथ्वीराज के हार के साथ ही मित्रों यहाँ पर भारत में है मुस्लिम सत्ता की क्या हुई? स्थापना हुई, हिंदू सत्ता का अंत हुआ। और पृथ्वीराज की हार को या तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम को एक इतिहासकार है इरफान हबीब, इतिहासकार इरफान हबीब ने इसे शहरी क्रांति कहा है। क्या कहा है? शहरी क्रांति। हाँ हाँ सर, जब चौहान ने गौरी को और चौहान ने चंद्रबदे को मार दिया तो गौरी ने गोविंदराज को कैसे शासक बनाया? तो गोविंदराज को कैसे शासक बनाया? मैंने आपको सतीश जी कितने मत बताए हैं, मैंने अलग अलग इतिहासकारों के मत बताए आपको। मैंने एक इतिहासकार सिर्फ पृथ्वीराज रासो की बात नहीं बताई आपको, मैंने आपको अलग अलग इतिहासकारों की बात बताई है, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार। हाँ, तो तराइन के युद्धों का परिणाम है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, मुस्लिम सत्ता की स्थापना, हिंदू सत्ता का अंत। भाई यही कहा जाता है कि इसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को है कर के बदले हैं वहां पर है शासक बना दिया था अजमेर का। तो मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासक बनाकर चला गया, खुद चला गया कहां पर? गजनी। और यहाँ पर जो अजमेर है, गुड आफ्टरनून संगीता जी, बहुत लेट आए हो, हम पूरा पढ़ चुके हैं मैटर। हाँ, तो यहाँ पर खुद गजनी चला गया और यहाँ के अपने जो विजित क्षेत्र थे, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो जितने विजित क्षेत्र थे, उन विजित क्षेत्रों को अपना दास सेनापति था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन को सौंपकर है खुद गजनी चला गया था। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंदराज, जिसको पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने पराजित कर दिया और गोविंदराज का चला गया रणथंभौर में। चले, अब हिंदू सत्ता का अंत हुआ और हिंदू सत्ता का अंत हुआ यहाँ पर इस प्रकार। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात है भारत में विदेशी सत्ता है, उस विदेशी सत्ता का यहाँ से आरंभ होता है। और यहाँ पर विदेशी सत्ता है वो लगभग 1947 ईस्वी तक है, जब भारत आजाद हुआ तब तक यहाँ पर विदेशियों का क्या रहता है? एक प्रकार से शासन रहता है। और एक इतिहासकार था
इरफान हबीब। इतिहासकार कौन था? इरफान हबीब। इस इतिहासकार इरफान हबीब ने तराइन के युद्धों के परिणाम को शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। तराइन के युद्धों के परिणाम को नई शहरी क्रांति की संज्ञा दी। इतिहासकार इरफान हबीब ने तराइन के युद्धों के परिणाम को क्या कहा है मित्रों? नई शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। नई शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। हाँ ठीक है। अब आगे देखिए मित्रों, हाँ बिल्कुल तराइन के युद्ध हुए होंगे, आगे भी हुए होंगे, लेकिन यहां पर तो मुख्य थे दो, पृथ्वीराज और उसके मध्य दो युद्ध हुए थे तराइन के। अब देखिए आगे, इसके बाद में चलते हैं मित्रों, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को एक रहस्यमय शासक कहा है। क्या कहा है? पृथ्वीराज को रहस्यमय शासक कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को क्या कहा है? रहस्यमय शासक। तो कई बार मित्रों इतिहासकारों की मत पूछ ले जाते हैं, भाई किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज को रहस्यमय शासक कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है। अब देखो, पृथ्वीराज व विद्वान, पृथ्वीराज व विद्वान। तो पृथ्वीराज व विद्वान, पृथ्वीराज के दरबार में कौन कौन थे मित्रों? तो देखो, पृथ्वीराज चंद्रबरदई, सबसे पहले नाम आता है चंद्रबरदई, जो पृथ्वीराज का मित्र था। इस चंद्रबरदई ने मित्रों कौन सा ग्रंथ लिखा? ये तो हमने बात कर ली, पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो इसका चंद्रबरदई का पुत्र कौन था? जिल्लण। कौन था? जिल्लण। ये चंद्रबरदई का पुत्र था, इसलिए पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ठीक है। दूसरा आता है जयानक। कौन आता है विद्वान? जयानक। जयानक ने क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? जयानक ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा मित्रों? जयानक। और जो जयानक है मित्रों, ये 3 चौहानों के समकालीन था। जयानक है, ये 3 चौहान शासकों के समकालीन था, जैसे विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड। इसके अलावा जनार्दन आसाधर, विश्वभट्ट, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़। एक था मित्रों पद्मनाभ, और इस पद्मनाभ के नेतृत्व में मित्रों यहां पर है, इस पृथ्वीराज चौहान ने पद्मनाभ के नेतृत्व में अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। तो पद्मनाभ के नेतृत्व में पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। इसके अलावा वागीश्वर भी था, एक विद्वान वागीश्वर। हाँ, तो देखो ये सारे के सारे विद्वान किसके थे मित्रों? पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में थे। चंद्रबरदई जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा भी मित्रों जनार्दन आसाधर है, विश्वरूप है, पृथ्वी भट्ट है, विद्यापति गौड़ है, पद्मनाभ एक कवि था। इस पद्मनाभ के नेतृत्व में, इसे पद्मनाभ के नेतृत्व में अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज थर्ड ने।
और मित्रों पृथ्वीराज थर्ड है, इसकी जो छतरी है वो काबुल में बनी है, और पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो पृथ्वीराज का स्मारक कहां पर है? अजमेर में। पृथ्वीराज की छतरी तो कहां पर है? काबुल अफगानिस्तान में। और इसका स्मारक कहां पर है? पृथ्वीराज का स्मारक वो अजमेर में। अजमेर में इसका स्मारक बना है। तो मित्रों ये आपका है पृथ्वीराज थर्ड। सतीश जी, मैंने पृथ्वीराज की उपाधि आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, दलपुंगल। स्टार्टिंग में देखो जब हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था ना, पृथ्वीराज के बारे में कल पढ़ा था ना, दलपुंगल विश्व विजेता, और इसे राय फितोरा भी कहते हैं। राय फितोरा भी इसे कहते हैं, कल बताई थी ना मैंने आपको, कल नहीं लिखा था क्या आपने? दलपुंगल और राय फितोरा इसे ही कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड को, कल लिखा था, कल बताई थी, कल एक क्लास हुई थी ना पृथ्वीराज के बारे में, कल उसमें बताया था मैंने आपको। हाँ बिल्कुल, पृथ्वीराज के बारे में जितने फैक्ट बनते हैं मित्रों, तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को है यहाँ का शासक बना गया अजमेर का। उसके पश्चात पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को पराजित कर दिया, तो गोविंदराज रणथंभोर चला गया और चौहान वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, इसके पश्चात हरिराज को यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया और अजमेर में चौहान वंश की स्थापना हो गई। चौहान वंश की यहाँ पर है समाप्ति हो जाती है। इसके पश्चात तराइन युद्धों का परिणाम देखिए मित्रों, भारत में मुगल सत्ता की यहाँ पर स्थापना होती है और हिंदू सत्ता का अंत होता है। इरफान हबीब जो इतिहासकार है ये कहता है कि तराइन के युद्धों के परिणाम को एक नई शहरी क्रांति की संज्ञा इसने दी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है मित्रों यहाँ पर है, पृथ्वीराज को क्या कहते हैं? पृथ्वीराज को एक रहस्यमयी सम्राट कहते हैं, रहस्यमयी सम्राट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पृथ्वीराज के विद्वानों की बात की। चंद्रप्रदीप जो पृथ्वीराज रासो लिखता है, जयानक पृथ्वीराज विजय लिखता है, जनार्दन आसादर है, विश्वरूप है, पृथ्वी भट्ट है, विद्यापति गौड़ है, पद्मनाभ के नेतृत्व में इसने है कला साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। तो ठीक है मित्रों, ये आपका जो पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज थर्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हमने अजमेर का जो चौहान वंश है, अजमेर का चौहान वंश ये कंप्लीट होता है। अब अजमेर से देखो कौन सी शाखा निकल गई है, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बनाकर दिया था, आपको ग्राफ सा बनाकर दिया था, यदि आपकी आदत चौहानों का वृक्ष, चौहान वृक्ष बताया था। उस चौहान वृक्ष में मैंने आपको लिखाया था, देखो ऊपर ऊपर सांबर, और सांबर से अजमेर, और अजमेर से कौन सी शाखा निकली है मित्रों? रणथंभोर शाखा। तो अजमेर से जो रणथंभोर शाखा निकली है, इस रणथंभोर शाखा का अध्ययन करेंगे। हाँ तो देखो रणथंभोर शाखा का अध्ययन करेंगे। तो रणथंभोर में कल आपको पता है एक ही शासक हुआ था, वो बड़ा शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। तो एक शासक है वो कल वाली क्लास में हमीरदेव चौहान लगभग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कल रणथंभोर शाखा का जो शासक है हमीरदेव चौहान इंपोर्टेंट शासक है मित्रों, तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट शासक है। कल उस हमीरदेव चौहान की चर्चा करेंगे। फिर हम चलेंगे नाडोल की तरफ। नाडोल चलेंगे तो जहां पर आपको नाडोल में जो जालोर के चौहान है, इसके अलावा सिरोही के चौहान है, हाड़ौती के चौहान है, तो उन चौहानों को फिर लेंगे हम। क्लियर? धन्यवाद मित्रों, इसी प्रकार जुड़े रहिए। मिलते हैं कल एक बार फिर 12 बजे, और 12 बजे भी आपको नया टॉपिक मिलेगा हिस्ट्री में, वो